हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का आईटी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन से बेसिक कंसेप्ट्स है। ये सारे के सारे बेसिक्स जो है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसमें पहला टर्म है एन इंट्रोडक्शन टू आईटी। आईटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं डेटा क्रिएट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या प्रोसेस या प्रोटेक्ट, और फिर उस इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। उसके बाद हम आईटी के अंडर पढ़ते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम से कैसे काम करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क कितने हैं, वो भी कैसे काम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आईटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम जैसे कि कोई भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। उसके बाद जो हम जो इन्फॉर्मेशन है हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है जो हमारा कोविड चल रहा था उस टाइम पे जो कंपनीज़ है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग है, मतलब कहीं से भी कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ई बैंकिंग क्या होता है। उसके बाद ई गवर्नेंस, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं नेट कैफ़े में जाके वगैरह वगैरह। ये जो सारी चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अंडर आते हैं। उसके बाद देखते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बेसिकली डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड्स है ये हमें लगता है कि ये सिमिलर ही है, इंटरचेंजेबल है, मतलब सेम ही उसका मीनिंग ऐसे लगता है, बट वो सेम नहीं है। वो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। जैसे डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट्स। मतलब डेटा कोई भी कैरेक्टर रह सकता है, टेक्स्ट रह सकता है, वर्ड रह सकता है, या नंबर और रॉ फैक्ट्स, मतलब किसी भी, मतलब अरेंज्ड मैनर में ये नहीं रहता। इंफॉर्मेशन इज फॉर्मेटेड इन मैनर दैट अलाउज इट टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन सम सिग्निफिकेंट वे। सो डेटा जो है, डेटा की वजह से हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते, और इन्फॉर्मेशन जो है ये फॉर्मेटेड मैनर में रहती है, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग या हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड ऑल्सो टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी जो मैंने कहा, डेटा जो है हमें कोई भी डिसीज़न लेने के लिए हेल्प नहीं करता, और इन्फॉर्मेशन जो है ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने के लिए या कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए हमें हेल्प करता है। उसके जो है एग्जांपल्स दिए हैं नीचे, दो, एक डेटा का दिया है, एक इन्फॉर्मेशन का दिया है। उसमें जो है ये एड्रेस दिया है, यहाँ पे डेटा में दिया है, पहले सिटी का नाम दिया है, उसके बाद घर का नंबर दिया है, उसके बाद जो है उनका वार्ड है या कुछ भी, उसके बाद रोड दिया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दिया है, उसके बाद पिन कोड वगैरह दिया है, फ़ोन नंबर, पिन कोड दिया है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन। सो पहले बेसिकली डेटा को देखकर हम किसी भी घर तक नहीं पहुंच सकते, और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें प्रॉपर घर के मालिक का नाम या घर का नाम दिया है, उसके बाद नंबर दिया है, उसके बाद रोड दिया है, उसके बाद सिटी का नाम दिया है, उसका पिन कोड दिया है, उसके बाद शहर का नाम है, उसके बाद फ़ोन नंबर है। सो ये जो है ये डिफरेंस है कि डेटा जो है अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है, और इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर वर्ड से आता है, या कंप्यूट वर्ड से। उसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट और काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर। मतलब एक कैलकुलेटर के हिसाब से पहले क्या कंप्यूटर्स बनाए गए थे। उसके बाद है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा और इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एंड गिव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट इट द फॉर्म ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से डेटा का इनपुट देता है,
उसके बाद जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उस तरह से उस डेटा पे प्रोसेस करता है और फिर हमें रिज़ल्ट शो करता है आउटपुट के फॉर्म में। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या प्रोसेस करता है, जैसे कि डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स है ऑपरेशंस के, जैसे फर्स्ट है इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। बेसिकली ये क्या करता है कि डेटा एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो यूज़र है, यूज़र की हेल्प से डेटा का इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है। इट स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर करता है। इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे डेटा को प्रोसेस करता जाएगा। उसके बाद आता है इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आउटपुट के फॉर्म में शो करता है। फिफ्थ है इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है ये कंप्यूटर के अंदर ही कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद देखते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें कैसे क्या पढ़ना होता है, हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखते हैं। उसमें है फर्स्ट कंसेप्ट है इनपुट यूनिट। दिस यूनिट हेल्प्स यूजर्स टू एंटर डेटा एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली इनपुट यूनिट जो है ये यूज़र को हेल्प करता है डेटा एंटर करने के लिए या कमांड्स को कंप्यूटर सिस्टम को देने के लिए। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वर्ड्स, एक्शंस, कमांड्स। डेटा कोई भी नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, एक्शन हो सकता है, कमांड्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज टू डायरेक्ट कमांड्स एंड डेटा इनटू कंप्यूटर। मेन फंक्शन जो होता है इनपुट डिवाइसेस का ये कमांड्स को डायरेक्ट करना होता है या डेटा को कंप्यूटर में डालना होता है जो इनपुट के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर देन यूजेस इट्स सीपीयू टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट्स देते हैं या कमांड्स देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम है वो सीपीयू की हेल्प से डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से आउटपुट या रिजल्ट शो करता है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है माउस आता है। माउस भी हमें इनपुट्स लेने में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं एग्जांपल से बारकोड रीडर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR एट्सेट्रा। अनदर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज टच स्क्रीन। हमारा जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन का टच स्क्रीन है या कोई भी पैड है, टैब है, इसके टच स्क्रीन्स आते हैं। यूजर्स कैन सिंपली टच द स्क्रीन्स विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस टू एंटर कमांड्स फ्रॉम स्मार्टफोन टू ATM मशीन। दिस इनपुट डिवाइसेस आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज। बेसिकली स्मार्टफोन हो गया या ATM मशीन में हम भी देखते हैं, ATM मशीन में भी टच करके हम कमांड्स देते हैं या इनपुट देते हैं। सो ये सारी चीज़ें इनपुट यूनिट के अंडर आते हैं। इनपुट यूनिट्स के एग्जांपल्स है, अगर एग्जांपल्स में देखें तो कीबोर्ड है, माउस है, MICR है, OCR है, टच स्क्रीन है या स्मार्टफोन के टच स्क्रीन या ATM मशीन के टच स्क्रीन आ गए। सो इनपुट यूनिट हमें इनपुट्स लेने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, दैट इज after receiving data and commands from user, computer system has processed it according to instruction provided. Here it has to rely on the component called central processing unit. जैसे कि हमने इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट्स ले लिए, इनपुट्स एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा रिसीव करने के बाद या कमांड्स रिसीव करने के बाद उनमें प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस तरह से। उसमें भी CPU के 3 पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट। सो बेसिकली फर्स्ट देखते हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में हम इस पार्ट में हम देखते हैं जो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है डेटा के कंपैरिजन में,
ये सारे के सारे ऑपरेशंस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंडर होते हैं। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? दिस यूनिट इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट जो है ये बैकबोन कहलाता है कंप्यूटर्स का, इसलिए क्योंकि जो सारे हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स पे या फ़ोन में अपने, ये सारे टास्क को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल यूनिट में। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स डेटा from input units and sends it to the processing unit depending on its nature। बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम होता है कोऑर्डिनेट करना, मतलब जैसे इनपुट यूनिट से डेटा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेजने का काम होता है, जैसे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन देता है यूज़र उस तरह से। फाइनली इट फर्दर ट्रांसमिट प्रोसेस डेटा टू आउटपुट यूनिट्स टू फैसिलिटेट यूज़र्स। उसके बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाए उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट, मतलब जो ट्रांसमिटेड डेटा है, प्रोसेस डेटा है, उसको आउटपुट यूनिट्स तक पहुंचाने का काम भी कंट्रोल यूनिट देखता है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? Once a user enters data using input devices, the computer system stores this data in its memory unit। उसके बाद जो है डेटा को हम स्टोर करते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर करते हैं। दिस डेटा will now remain here until other components of CPU process it। The memory unit uses a set of pre-programmed instructions to further transmit this data to the other parts of the CPU। बेसिकली मेमोरी यूनिट का काम होता है जो भी डेटा, सबसे पहले हम इनपुट यूनिट के थ्रू डेटा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कोई भी, वो वहाँ पे परफॉर्म होते हैं, मतलब प्रोसेस होते हैं। जैसे जैसे यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, उसमें प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद हम डेटा को स्टोर करते हैं या फिर स्टोर भी करते हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके हेल्प से हम डेटा को रिलीज़ करते हैं, मतलब रिजल्ट शो करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने टाइप्स है और कैसे काम करते हैं? फर्स्ट जो मेमोरी है, मेमोरी को दो टाइप से मेनली, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और उसी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम करंटली हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो होल्ड करके रखने का काम करती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के जनरली दो टाइप्स हैं, रैम और रोम। फर्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is known as read-write memory. It generally referred as to main memory of the computer system. It is temporary memory. The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is switched off। बेसिकली RAM का फुल फॉर्म है, मतलब RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM को हम रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं, मतलब जो भी करंटली वर्किंग टास्क है, करंटली हम जिस किसी भी टास्क पर काम कर रहे होते हैं, वो सारा डेटा जो है वो रैम रीड राइट करने का काम करता है। बेसिकली इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। पहले हमें समझना है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी के दो टाइप्स आते हैं, रैम और रोम। रैम और रोम में अगर हमें क्वेश्चन आया कि मेन मेमोरी कौन सा है, तो रैम मेन मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम का, और रैम को हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। ये जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, बीच में अगर पावर सप्लाई कट हो गया, सारा का सारा डेटा है जो है हम लॉस्ट कर जाते हैं, उसी वजह से हम इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं रैम को। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ परमानेंट टाइप मेमोरी। द कंटेंट इज़ नॉट लॉस्ट when the power supply is switched off। Content of the ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing। ROM cannot be overwritten by the computer। It is also called non-volatile memory।
बेसिकली रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट टाइप मेमोरी होती है। इसका जो कंटेंट है, जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, सो अगर बीच में पावर सप्लाई कट हो गया तो इसका डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता। और जो कंटेंट ऑफ रोम, मतलब जो भी कंटेंट होता है रोम में, वो मैन्युफैक्चरर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किया गया होता है। और ये मतलब प्री बिल्ट होती है रोम। जैसे हमारा घर का टीवी का जो रिमोट है, जैसे रिमोट को पता है कि जैसे सिग्नल का बटन है, सिग्नल का बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमें टीवी पे सिग्नल ही शो करता है, या 4 नंबर का चैनल जैसे प्रेस करते हैं तो 4 नंबर का चैनल ही चालू होता है। मतलब उसे उसे इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर या जो भी जैसे उसको जिसने भी बनाया है, जिस कंपनी का होगा उसके थ्रू। और रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर का। उसमें प्रोग्राम्स या हमारा जो भी बड़ा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो भी होता है वो सारा का सारा हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। और इसे हम एक्सटर्नली अटैच भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। प्राइमरी मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी है। इसमें एग्जांपल आते हैं मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, एचडीडी भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, पेन ड्राइव जैसे हम हमारा पेन ड्राइव है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी डीवीडी या एसएसडी, अभी जो नए नए चल रही है एसएसडी चल रही है। सो इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नली हम उसे अटैच कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है? द थर्ड एंड द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द आउटपुट यूनिट. After processing of data, it is converted into format which human can read, can understand. After conversion, the output unit display this data to user. Example of output devices include monitor, screen, printer, and speaker, etc. Thus, output units basically reproduce the data formatted by the computers for the users benefit. बेसिकली जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट का जो काम है वो सबसे लास्ट एंड फाइनल होता है। उसमें जो हम सबसे पहला स्टेप है, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उस तरह से वो उस डेटा पर प्रोसेस करेगा। उसके बाद जब जैसे वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड करेगा, उस फॉर्मेट मोड में डेटा को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट यूनिट्स उसे शो करेगा या डिस्प्ले करेगा। सो आउटपुट यूनिट्स का काम है रिजल्ट्स को शो करना। उसमें उसके एग्जांपल्स आते हैं, मॉनिटर्स आ गया हमारा, या कोई भी हमारे फ़ोन का स्क्रीन हो गया, या प्रिंटर्स, प्रिंट लेते हैं हमें, या फिर स्पीकर्स के थ्रू हमें कोई भी ऑडियो जो है वो सुनाई देता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आउटपुट यूनिट में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के क्या क्या यूनिट्स है? मेमोरी में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, जो डेटा है वो MB या GB में मेज़र किया जाता है। MB मतलब मेगाबाइट्स, GB मतलब गीगाबाइट्स। सो ये दिया गया है MB, GB, गीगाबाइट। सो उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी में सबसे छोटा जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं बीट। इट इज़ अ बाइनरी डिजिट दैट होल्ड्स ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज़। बेसिकली बीट मतलब 0 या 1 आता है। इसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं, उसमें भी एक ही वैल्यू को वो होल्ड करता है, दो में से, या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा। उसके बाद आता है निबल। अ ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड निबल। जैसे बीट हो गया, बीट में 2 वैल्यू रहते हैं, मतलब बाइनरी डिजिट्स, उसमें एक ही वैल्यू को वो होल्ड करेगा, या तो 0 करेगा या फिर 1 करेगा। उसके बाद निबल जो है ग्रुप ऑफ 4 बीट्स, मतलब 4 बीट्स आते हैं। उसका एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे 1011 या 1001 या फिर चारों 1। सो ये रहेगा। उसके बाद आता है बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बीट्स इज कॉल्ड अ बाइट। A byte is the smallest unit which can represent a data item or character. बाइट जो है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाजू में ये जो टेबल दिया गया है आपको,
ये सारा का सारा टेबल में यूनिट्स दिए गए हैं, कैसे कैसे हम डेटा को मेज़र करते हैं। सबसे छोटा है बीट, उसका साइज़ दिया गया है सिंगल बाइनरी डिजिट, या तो 1 रहेगा या 0 रहेगा। उसके बाद है 1 बाइट मतलब 8 बीट्स। उसके बाद है 1 किलोबाइट दैट इज़ KB, उसका आता है 1024 बाइट्स। उसके बाद है 1 MB, जैसे हमारा KB, MB और GB में हम जनरली देखते हैं हमारे फ़ोन में। सो उसके बाद है सबसे बड़ा है 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट मतलब 1024 पेटाबाइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। उसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। थे कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में देखिए पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। बेसिकली हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को बोलते हैं। सो जो भी कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन कराने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, उसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हार्डवेयर आर द पार्ट विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील देम। बेसिकली जो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो हार्डवेयर मतलब जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। इट एनकम्पासेस एवरीथिंग विद अ सर्किट बोर्ड दैट ऑपरेट्स विद इन अ पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। उसमें सर्किट बोर्ड भी आता है, मदरबोर्ड भी आता है या ग्राफिक कार्ड भी आता है, CPU दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर वेंटिलेशन फैंस आ गए, वेबकैम्स, पावर सप्लाई एंड वो सारी चीज़ें आ जाती है जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सो हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिंपली। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, सो सबसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद कंप्यूटर्स वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। सो सबसे पहली चीज़ है इंस्ट्रक्शन। उसमें आता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। उसके बाद आता है प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो दिस हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है जैसे भी हमें कोई भी टास्क करना होता है, सो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की हमें हेल्प ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर इज जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके देता है ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर मतलब कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कौन सी कैटेगरीज है? बेसिकली कैटेगरीज दो हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक है क्लोज सोर्स। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में देखते हैं, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच रिलीजेस कोड इन पब्लिक डोमेन फॉर एवरीवन टू यूज़। बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सो इसका जो कोड है वो रिलीज़ किया जाता है पब्लिक डोमेन में, जिसे कोई भी यूज कर सकता है। दिस सोर्स कोड कैन बी कॉपीड, मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द अदर यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन। जो सोर्स कोड है उसका कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई अगर बग रहा तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एज द सॉफ्टवेयर इज ओपन टू पब्लिक, द रिजल्ट इज दैट इट कॉन्स्टेंटली अपडेट्स, इम्प्रूव्स एंड एक्सपांड्स एज मोर पीपल कैन वर्क ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट। बेसिकली इसका जो सोर्स कोड है ये पब्लिकली ओपन रहता है, इसकी वजह से इसे कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आते हैं, इम्प्रूवाइजेशन हम कर सकते हैं या फिर एक्सपांड भी कर सकते हैं इस तरह से। मैनी स्टेट्स आर फॉलोइंग फॉस पॉलिसी। फॉस पॉलिसी मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी एंड इट enables them to save some millions of rupees each year in licensing cost। बेसिकली फॉस पॉलिसी जो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी है और इसमें हमारा मिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल बचता है, जो लाइसेंस का कॉस्ट है वो सारा। इन द केरला स्टेट इज़ in the news as they have adopted FOSS policy and saved 300 crore as license fee for the proprietary or closed source software।
जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें हमें अपडेट्स या फिर कोई भी चेंजेस करने होते हैं या फिर हमें क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है, सो उसकी वजह से हमें बहुत सारा पैसे लगता है, वो सारा का सारा बच जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली रहता है, उसमें कॉन्स्टेंटली अपडेट्स ला सकते हैं, उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर एक्सपांड भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इट इज़ अपोजिट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर and means that the software is used by the proprietary and has a closely guarded code। बेसिकली क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसे ओपन सोर्स में जो सोर्स कोड रहता था वो पब्लिकली रहता था, सो क्लोज सोर्स में इसका जो क्लोज सोर्स है ये एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी रहता है, मतलब इसका कोई मालिक रहता है। हैज़ क्लोजली गार्डेड कोड मतलब गार्डेड रहता है, इसे कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता है। ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कैन एक्सेस कॉपी अल्टर दैट सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो ऑथर रहता है इस सॉफ्टवेयर का, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, वो खुद ही उसे एक्सेस कर सकता है, कॉपी कर सकता है, अल्टर या फिर कोई भी चेंजेस करने होते हैं या कोई भी चीज़ इम्प्रूव या अपडेट्स लाने होते हैं, सो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। इन केस ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर द यूज़र हैज़ टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग इट। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले हमें उसे परचेज़ करना होता है, उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो टाइप्स है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो हमने देखे वो कैटेगरीज हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी जो देखने वाले हैं ये हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एंड यूज़र्स के लिए प्रोग्राम किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो कॉल्ड एंड यूज़र प्रोग्राम्स इंक्लूड प्रोग्राम्स लाइक डेटाबेस प्रोग्राम्स, MS वर्ड प्रोसेसर्स या वेब ब्राउज़र्स या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट्स एट्सेट्रा। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एंड यूज़र कौन होता है, हम होते हैं। एंड यूज़र को यूज़ करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस तैयार किए जाते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। या यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोग्राम हो गया या वर्ड प्रोसेसर जैसे कि हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र्स हो गए जैसे क्रोम हो गया, इस तरह से। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे पावर पॉइंट बनाते हैं MS पावर पॉइंट में। उसके बाद स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट हो गई, ये सारे के सारे जो है ये एंड यूज़र के यूज़ के लिए होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एंड यूज़र के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये एंड यूज़र के लिए नहीं होता, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म बना के देता है। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम दैट अलाउज different applications and various components of hardware such as monitor, printer, mouse, keyboard, etc. to communicate with each other। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको रन कराने के लिए हमें प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एम्पावर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो होता है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमें प्रिंट निकालनी है, जैसे माउस से हम कमांड देते हैं प्रिंट का, सो प्रिंटर जो है हमें प्रिंट निकाल के देता है। सो इस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन कराने में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप द कंप्यूटर एंड मेक्स श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ऑपरेशनल। बेसिकली बूट्स अप मतलब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है 10-15 सेकंड का, उसे बूट्सअप कहते हैं।
वो चेक करता है कि हमारे उसके सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है या पेरिफेरल्स है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं है। द ऑपरेशनल सिस्टम इज ऑल्सो वॉट रन्स द सेल फोन एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी हमारे सेल फोन्स में भी है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कोई भी स्मार्ट वॉचेस है उसमें भी रन हो रहे हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजुअली कम प्रीलोडेड ऑन द एनी कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, सेल फोन दैट यू बाय। ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रीलोडेड होते हैं, मतलब जब हम खरीदते हैं सो उसमें पहले से ही वो लोडेड होते हैं। मोस्ट पीपल यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स विद देयर डिवाइस एज डिफ़ॉल्ट। मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो जैसे डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आती है उसी को यूज़ करते रहते हैं, और नेसेसरी है कि लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करें, ना कि कॉपीड या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। देयर आर मेनी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल ऑन द वेब विच आर फ्रीली डाउनलोडेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ पायरेटेड वंस। सो बेसिकली बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, सो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ना कि पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करें। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहला है डॉस। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, दैट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1980s और 1990s के बीच में इसे बनाया गया था। ये मिनी कंप्यूटर्स के लिए तैयार की गई ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ के थ्रू ही हम इसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो अब तक तैयार की गई है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से गूगल के द्वारा बनाई गई और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। उसके बाद है आशा। आशा इज़ यूज्ड बाय नोकिया फ़ोन्स। नोकिया फ़ोन्स कंपनी ने तैयार की गई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आती है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद iOS, एप्पल फ़ोन्स में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, या जो भी एप्पल की जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें iOS का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है विंडोज़ फ़ोन्स। विंडोज़ फ़ोन्स इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज ए क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फ़ोन्स के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है और ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए। उसके बाद बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू GNU लिनक्स। इसे हम सिंपली लिनक्स भी कह सकते हैं। लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर क्रिएटेड बाय वेरियस, मतलब ये एक फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेरियस कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स ने मिलकर बनाया है। इट इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफीज़, एक फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफी है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसका जो सोर्स कोड रहता है वो ओपन रहता है, जिसे हम देख सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उस कोड को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, इसे कोई हमें कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। This is important because by having the ability to look and audit the code, user can be sure that the program does not perform malicious tasks. बेसिकली इसे हम ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से जो भी कोई भी मैलिशियस चीज़ें रही इसे हम अपडेट कर सकते हैं या इसके जो एरर्स है वो निकाल सकते हैं। इसकी वजह से ये मैलिशियस टास्क परफॉर्म नहीं करता। It also allows the users to program their own features and or fix problems and help the developers. This result in higher quality code and more secure programs. Basically ये अलाउ करता है यूज़र को कि हमारे जो भी कोई भी फीचर्स हैं वो हम खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। इसकी वजह से डेवलपर्स को हेल्प होती है। इसकी वजह से इसका जो कोड रहता है वो हायर क्वालिटी कोड रहता है और मोर सिक्योर रहता है। लिनक्स इज यूज्ड
as a predominantly backbone of internet. Most websites that user visits run on GNU Linux. In fact, this is why GNU Linux is used as a predominantly backbone of the internet. बेसिकली लिनक्स को बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड के फास्टेस्ट 500 कंप्यूटर्स लिनक्स पे रन होते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, उबंटू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस से। इसके दो टाइप से, एक है GUI दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और एक है CLI दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। बेसिकली GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये क्या होता है, जहाँ पे आइकॉन्स होते हैं, इमेजेस होते हैं या डायलॉग बॉक्स, इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस GUI इज कॉल्ड जीनोम। There are lot of GUI that user can install, but this is the default. The left bar is called the panel. लेफ्ट साइड में जो है उसे हम पैनल कह सकते हैं। There are shortcut programs as well as currently open program. The top bar has date and time. If it is clicked, एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे राइट साइड के कॉर्नर में एक ऐप मेनू दिया है, उसके लेफ्ट कॉलम में डॉक या एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, उसके बाद ऊपर में डेट टाइम दिया है। ये सारी चीज़ें दिए गए हैं। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल दिया गया है। बेसिकली फिगर शोज दैट द टॉप राइट साइड विल शो यूज़र बैटरी इंफॉर्मेशन इफ़ ऑन अ लैपटॉप, network information such as Wi-Fi, internet, and options for logging in, restarting and shutting down the computer. At the bottom left there is an icon app menu. ये लेफ्ट साइड में ऐप मेनू दिया गया है। क्लिकिंग ऑन इट विल शो अ लिस्ट ऑफ ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर्स। जैसे ऐप मेनू में क्लिक करने के बाद जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। द सर्च ऑप्शन इज यूज्ड फॉर क्विक सर्च ऑफ द एप्लीकेशन। द होम फोल्डर, ये सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। सो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज व्हेन द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग इमेजेस, आइकॉन्स एंड डायलॉग बॉक्सेस। इमेजेस, डायलॉग बॉक्सेस एंड आइकॉन्स के ज़रिए हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। सो कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, द कमांड लाइन इंटरफेस इज व्हेन यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, वहाँ पे आपको कमांड देनी होती है। कमांड के ज़रिए, कमांड मतलब टेक्स्ट के ज़रिए कुछ भी, जो भी कमांड है वो हमें टाइप करने होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जाएगी, उस तरह से काम करेगा। दिस इज़ डन बाय द टाइपिंग कमांड्स इनटू टर्मिनल। द डिफ़ॉल्ट CLI ऑन उबंटू इज़ कॉल्ड बैश। सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उबंटू का, उसे हम बैश कहते हैं। इट इज़ अ कमांड प्रोसेसर दैट रन्स इन अ टेक्स्ट विंडोज वेयर द यूज़र टाइप्स कमांड दैट कॉजेस एक्शंस। द कमांड्स आर प्रोग्राम्स दैट रन वेयर यूज़र टाइप कमांड नेम्स। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कमांड्स दैट यूज़र कैन यूज़। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें जो भी, जैसे प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ टाइप करना होता है, जिसे हम कमांड बोलेंगे। तो सारी की सारी, जैसे अभी हम विंडोज़ में देखते हैं कि हमें आइकॉन्स दिखते हैं, इमेजेस दिखते हैं, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उस तरह से फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन CLI में, कमांड लाइन इंटरफेस में ऐसा होता है, अगर हमें प्रिंट भी निकालना है, म्यूज़िक प्ले करना है या कोई भी चीज़ करनी होती है, तो हमें टाइप करना पड़ता है सिंपली टेक्स्ट, उसे हम कमांड बोलते हैं। उसके बाद कुछ कमांड्स दिए गए हैं, यहाँ पे LS दिया गया है, PWD दिया गया है। LS मतलब लिस्ट डायरेक्टरीज होते हैं, जो प्रिंट करता है डायरेक्टरीज की कितनी डायरेक्टरीज अभी करंट में चल रही है। उसके बाद PWD है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरीज है, जो करंट डायरेक्टरी का पाथ प्रिंट करके देता है आपको। उसके बाद हु आई एम,
ये क्या है, प्रिंट द नेम ऑफ द करंट यूज़र ऑन द टर्मिनल, जो भी करंट यूज़र है उसका नाम प्रिंट करेगा ये। उसके बाद LSCPU, LSCPU क्या प्रिंट करेगा कि जो भी हमारे CPU रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे प्रिंट करेगा। उसके बाद टच क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू फाइल। उसके बाद CD चेंज डायरेक्टरी करेगा। उसके बाद नैनो क्या करेगा, दिस कमांड विल ओपन द फाइल नेम .txt फाइल ओपन करेगा। यू कैन टाइप नैनो, व्हेन यू आर डन यू कैन प्रेस Ctrl+O followed by enter to save and Ctrl+X followed by the enter to exit नैनो इज ए टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली, सो ये ओपन करने के लिए आता है। उसके बाद आता है कैट, प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ द फाइल लिस्टेड ऑन द स्क्रीन, जो भी कंटेंट है फाइल्स का वो प्रिंट करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद है इको बेसिकली ये भी प्रिंट करने के लिए होता है, जो भी स्ट्रिंग होता है या फिर जो भी हमारे फाइल्स होंगे वहाँ पे जो टेक्स्ट होगा, लाइन ऑफ टेक्स्ट होगा, उसे प्रिंट करने में हमें इको की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं। सिंपली जो प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसे क्लियर करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद उसकी हायरार्की दी गई है कि कैसे लिनक्स फाइल सिस्टम काम करता है। यहाँ पे रूट डायरेक्टरी दी गई है, सिंपली रूट डायरेक्टरी दी गई है। उसके बाद बीन दिया गया है, देव दिया गया है, etc, ये सारी की सारी चीज़ें, होम टेम्प या प्रोक, ये सारी चीज़ें दी गई है। सो ये एक हायरार्की है लिनक्स की। जैसे कि रूट डायरेक्टरी, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड अंडर दिस डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरीज है या जो भी फाइल्स है सारी, वो सारी रूट डायरेक्टरी में स्टोर रहती है, पेन ड्राइव्स में या CD ड्राइव्स या सारी हार्ड ड्राइव्स वगैरह। उसके बाद बीन, एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड हियर, बीन में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स, वो यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस आर स्टोर्ड हियर, मतलब जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं अपने हमारे डिवाइस से, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड डिवाइसेस हुए, वो सारा का सारा डेटा /dev में रहता है। उसके बाद है etc, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती है यहाँ पे। उसके बाद प्रोक, फाइल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस, दिस इज इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मच रैम इज़ फ्री एंड हाउ फास्ट CPU आर रनिंग। सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे स्टोर रहती है, जैसे रैम कितनी है, कितनी फ्री है, कंप्यूटर CPU कितना फास्ट काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है टेम्पररी फाइल्स आर स्टोर्ड हियर, जो भी टेम्पररी फाइल्स होती है वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद होता है होम, यूज़र्स होम डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड हियर, जो होम की जो डायरेक्टरीज होती है वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर्ड होती है। इस तरह से फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड काम करता है। इसे शॉर्ट में FHS भी कहते हैं, फाइल सिस्टम्स हायरार्की स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है कि हमें GNU लिनक्स क्यों पढ़ना है। बेसिकली ये एक लिनक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स है, जो हमने अभी पहले देखा है, फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स, इसका सोर्स कोड ओपन होता है, जिसे हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम वायरसेस से भी फ्री होता है, मतलब इसमें मैलिशियस टास्क परफॉर्म नहीं होते। द यूज़र नीड नॉट इंस्टॉल एंटीवायरसेस, यहाँ पे लिनक्स में किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। दिस सेव्स मनी एज वेल एज वैल्यूएबल टाइम, हमारा टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। द यूज़र आर फ्री फ्रॉम द ट्रबल ऑफ अपडेटिंग द वायरस डेफिनेशंस and checking unknown USB disk that is plugged in. Moreover, antivirus software is not 100% reliable. The user always runs the risk of losing data if the computer is infected due to the failure of antivirus software. Finally, antivirus software often gives a false alarm and may delete the files assuming the existence of viruses. So basically यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी 100% परफेक्टली काम करे ये ज़रूरी नहीं है, उसमें भी लूजिंग ऑफ डेटा का चांसेस रहते हैं। उसके बाद है थर्ड, इजी टू कीप ऑल द सॉफ्टवेयर अप टू डेट। यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं
वो अप टू डेट रहते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं वो टाइम पर अपडेट्स देता है। प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन अपडेट दिमसेल्फ, जो भी लिनक्स होता है उसमें टाइम से अपडेट्स आते हैं, बट दे कैन नॉट अपडेट अदर सॉफ्टवेयर, स्पेशली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। द यूज़र हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ईच एप्लीकेशन ऑन हिज ओन। सो बेसिकली जो भी हम लिनक्स पे एप्लीकेशंस रन करते हैं उनके खुद के ओनर्स, मतलब खुद जो कंपनी जैसे प्ले स्टोर हो गया या कोई भी कैलकुलेटर रिलेटेड या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनको खुद उनकी कंपनी ही अपडेट्स देंगी, तब जाकर वो अपडेट्स होंगे। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, लिनक्स इज़ फ्लेक्सिबल एंड इजीली कस्टमाइजेबल। बेसिकली लिनक्स एक फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम और इजीली कस्टमाइजेबल है। हम जैसे चाहे वैसे हम उसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार, पोजीशन, स्टाइल, डिफ़ॉल्ट मैनेजर है, सारी की सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेलेंट सपोर्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फोरम्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल रेडी टू हेल्प ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़र। सो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सेलेंट सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से। ईच डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इट्स ओन कम्युनिटी ऑफ यूज़र्स एंड दे हेल्प ईच अदर। बेसिकली जो कम्युनिटीज़ रहते हैं, सो कम्युनिटी की हेल्प करती है एक दूसरे को। Many software companies and developers of free software also offer solutions to problems through community platform and also through professional channels. So इस वजह से हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से हमें एक्सलेंट सपोर्ट भी मिलता है। सो इस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफीज़ पे काम करता है। इसका जो सोर्स कोड है ये हम कभी भी देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस तरह से है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं डेटा शेयरिंग के लिए। जैसे हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से उसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉलेस्ट एरिया कवर करता है। उसके बाद आता है मैन, उस लैन से थोड़ा ज़्यादा मतलब लार्जर एरिया कवर करता है मैन। उसके बाद है वैन, कंप्राइजेस द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे बड़ा, जिसे हम शॉर्ट में इंटरनेट भी बोल सकते हैं। सो देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन कवर स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया, ये एक स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। साइज़ इज़ लिमिटेड टू फ्यू किलोमीटर, इसका साइज़ फ्यू किलोमीटर तक मतलब मिनिमम रहता है। एंड आर प्राइवेटली ओन्ड, मतलब ये पर्सनली रहता है किसी कंपनी या घर का, कॉलेज का, ऑफिसेस का। यूजेस एरिया इज़ लिमिटेड टू एरियाज सच एज ऑफिस बिल्डिंग, जो मैंने अभी कहा, किसी भी फ्लोर या ऑफिस बिल्डिंग तक ही रहता है सीमित, या होम का रहता है, हॉस्पिटल, स्कूल एट्सेट्रा। इट कवर्स अ शॉर्ट डिस्टेंस and so the errors and noises are minimized। बेसिकली एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, इसकी वजह से इसमें एरर्स और नॉइस होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। लैन इज़ ईजी टू सेटअप, लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप जो है वो इजीली हम कहीं भी कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिटेड वेरी फास्ट रेट एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड आर लिमिटेड, जिसे लैन में जैसे कंप्यूटर्स के जो नंबर है वो कम होता है कनेक्टेड, उसकी वजह से हमें हाई स्पीड मिलती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो। सो बेसिकली लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स लगते हैं हमें इसके सेटअप के लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका लो रहता है। इस तरह से सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कवर करता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे छोटा नेटवर्क। उसके बाद हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब लैन से थोड़ा बड़ा, स्मॉलर एज कंपेयर टू वैन, मतलब लैन से बड़ा और वैन से छोटा। इट कनेक्ट्स टू और मोर सेपरेट कंप्यूटर्स दैट रिसाइड इन द सेम और डिफरेंट सिटीज़। सो बेसिकली जैसे एक सिटी है, सिटी में 2 ऑफिस है एक ही कंपनी के। सो उन दोनों ऑफिस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं हम,
उसी को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब एक ही सिटी में 2 ऑफिसेस अलग अलग जगह पे होते हैं, उसी वहाँ से हम डेटा शेयरिंग करते हैं। इट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड में सर्व एज ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी हमारे, जैसे हमारा सिम कार्ड है, हमारे सिम कार्ड को जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है उसे हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके लिए टावर्स होते हैं हर सिटीज़ में 4-5 टावर्स तो होते ही है छोटी छोटी सिटीज़ में। इट इज़ हार्ड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो बेसिकली जैसे हमने लैंड में देखा था कि इजी था डिज़ाइन करना, मेंटेन। सो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का डिज़ाइन हार्ड है, मेंटेन करना भी हार्ड है। एग्जाम्पल ऑफ मैन आर द पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी, जैसे BSNL के टेलीफोन लैंडलाइंस होते हैं, DSL लाइन टू द कस्टमर, और केबल TV नेटवर्क होते हैं सिटीज़ में। सो ये एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो सारी सिटीज़ में फैले हुए हैं। उसके बाद देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क। सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क एक्सटेंड करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क एक पर्टिकुलर हाउस या ऑफिस तक सीमित है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी तक सीमित है, उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क जो मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इट माइट बी कन्फाइंड विद इन अ बाउंड्स ऑफ स्टेट और कंट्री। सो यहाँ पे सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। वैन could be connection of LAN connecting to other LANs via telephone lines or radio waves. So basically WAN मतलब group of LANs that are connected to each other. The technology is high speed and relatively expensive. Basically WAN की जो टेक्नोलॉजी हाई स्पीड रहती है और एक्सपेंसिव भी रहती है as compared to LAN and MAN. Communication medium used for WAN is a telephone network और satellite links. इसके जो कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं वो टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं जो जगह जगह, जैसे हम यहाँ पे रह के अमेरिका में या दिल्ली में भी कॉल कर सकते हैं, या सैटेलाइट लिंक से। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नॉइस एंड एरर्स टेंड्स टू मोर इन वैन। सो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है डेटा, इसकी वजह से नॉइसेस एंड एरर्स का होना पॉसिबल रहता है। उसके बाद आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। Network architecture is designed of a computer network. It is a framework for a specification of network's physical components and their functional organization configuration. So basically हम नेटवर्क जो अभी जो हमने देखा लैन मैन वैन, उसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ये यहाँ पे है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ऑल द मशीन्स कॉल्ड पीयर्स। सो बेसिकली जो पीयर्स मतलब उसे क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं, हैव the same status and they can communicate with any other peer directly. Peer-to-peer network has no dedicated servers. So basically peer-to-peer मतलब यहाँ पे जैसे peer-to-peer मतलब यहाँ पे जैसे ये एक क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट है, और ये एक क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट। सो यहाँ पे ये क्लाइंट ये इससे कांटेक्ट कर सकता है, इससे कांटेक्ट कर सकता है, इसी से इससे कर सकता है, इसी से, मतलब सारे एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। व्हेन स्टूडेंट्स क्रिएट अ नेटवर्क टू शेयर फाइल्स थ्रू ब्लूटूथ, शेयर इट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लाइंट मतलब अ कंप्यूटर विच इज सीकिंग एनी रिसोर्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग एन इमेज फ्रॉम वेबसाइट, ब्राउजिंग इंटरनेट। द नेटवर्क यूजर normally uses client computer to perform his day to day work. सो बेसिकली जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट को कुछ भी डाउनलोड करना हो, जैसे हमें मूवी डाउनलोड करनी है या कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है, सो हम क्लाइंट हो गए। और जो हमें प्रोवाइड कर रहा है डेटा, जैसे सर्वर, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ रिसोर्स विच इज़ सर्व टू अनदर कंप्यूटर, इट इज़ सर्वर कंप्यूटर। मतलब सर्वर में वो मूवीज़ है या फ़ोटोज़ है जो हमें चाहिए होते हैं,
सो हम डाउनलोड कर रहे हैं मतलब हम क्लाइंट हो गए, और जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्वर कंप्यूटर हो गए। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया सर्वर, फाइल स्टोरेज सर्वर, वेब सर्वर्स। जैसे मल्टीमीडिया जो म्यूज़िक हो गए या मूवीज़ चाहिए, फाइल स्टोरेज मतलब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, या वेब सर्वर मतलब कोई भी हम वेबसाइट्स को एक्सेस लेते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली इंटरनेट मतलब जो अभी हमने वैन में देखा कि सिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और डेटा शेयर करता है। सो बेसिकली इंटरनेट भी वही है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ का कंप्यूटर किसी और जगह के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया और वहाँ से हम डेटा शेयर कर रहे हैं, उसी को हम इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट इज़ द हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसे हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। द इंटरनेट हैज़ वन वेरी सिंपल जॉब टू मूव कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन नोन एज डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेसिकली इंटरनेट का काम होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। द इंटरनेट इज़ जनरली डिफाइंड एज ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इसे ग्लोबल नेटवर्क भी कहा जाता है। ग्लोबल नेटवर्क भी कहा जाता है। द इंटरनेट इज़ मासिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, a networking infrastructures. With the help of internet, one can easily be in touch with anyone in the whole world, by sending electronic mail, by chatting, travel booking can made very easily. One can order books or buy anything online. So basically इंटरनेट की हेल्प से हम हमारे दोस्त जो कहीं भी वर्ल्ड वाइड होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं या ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की हेल्प से इजीली हम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की क्या हिस्ट्री है। द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द 1960s में इसका पहला प्रोटोटाइप आया था इंटरनेट का। विद द क्रिएशन ऑफ ARPANET, ARPANET ने तैयार किया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओरिजिनली फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ARPANET यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। सो बेसिकली ARPANET जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एक पैकेट स्विचिंग जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ करती थी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए ऑन अ सिंगल नेटवर्क। द टेक्नोलॉजी कंटिन्यूड टू ग्रो इन 1970s आफ्टर साइंटिस्ट रॉबर्ट कान एंड विंटन सर्फ डेवलप्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो 1970s में TCP/IP का इन्वेंशन हुआ था जो रॉबर्ट कान एंड विंटन सर्फ ने किया था। अ कम्युनिकेशन मॉडल्स दैट सेट स्टैंडर्ड फॉर हाउ डेटा could be transmitted between multiple networks. ARPANET adopted TCP/IP on January 1983। 1983 में ARPANET ने TCP/IP को एडॉप्ट किया था। TCP/IP जो कि एक स्टैंडर्ड्स या रूल्स प्रोवाइड करती है कि हम डेटा कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में। एंड फ्रॉम देयर रिसर्चर्स बिगन टू असेंबल द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट बिकेम अ मॉडर्न इंटरनेट। सो इस तरह से TCP/IP को एडप्ट किया गया, उसके बाद नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क किया गया, मॉडर्न इंटरनेट आ गई। द ऑनलाइन वर्ल्ड देन टूक ऑन मोर रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम 1990s when the computer scientist Tim Berners-Lee invented वर्ल्ड वाइड वेब। सो बेसिकली टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया था 1990s में। तब से जाकर अब तक इंटरनेट रिकॉग्नाइज हो रही है, और अभी तो AI ये सारी चीज़ें आ गई है। उसके बाद है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। इन ऑर्डर टू हैव टू कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर दे मस्ट बी स्पीकिंग एंड द सेम लाइन। सो बेसिकली प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है जो कम्युनिकेशन बिल्ड करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे अगर किसी दो लोगों में
कम्युनिकेशन होना है तो दोनों की लैंग्वेजेस समझ में आनी चाहिए इस तरह से। सो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, सिंपल। उसके बाद प्रोटोकॉल दिए गए हैं टीसीपी आईपी का जो है ये एक पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद डेटा सेंड करता है, उसके बाद वो रीअसेंबल होते हैं, ये टीसीपी आईपी में होता है। उसके बाद डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो नेट आईपी एड्रेसेस मेंटेन करता है। डोमेन नेम्स के हेल्प से हम आईपी एड्रेसेस हमें मिल जाते हैं। उसके बाद डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट कैन ऑटोमेटिकली असाइन इंटरनेट एड्रेसेस टू कंप्यूटर्स, जो इंटरनेट एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस असाइन करने के लिए डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ एफटीपी, ये एक फाइल ट्रांसफ़र या मैनिपुलेट करने के लिए हमें इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वेब पेजेस। एचटीटीपी मतलब जो भी वेब पेजेस है, हम वेबसाइट देखते हैं गूगल पे, उसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, protocol for receiving email messages from server on the internet. It maintains copy of all the emails on server. We can sort filter emails. तो बेसिकली जो ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स को सेंडिंग रिसीविंग करने के लिए रिसीविंग करने के लिए हमें इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है और ये सर्वर्स पे मेंटेन भी करता है। उसके बाद आता है IRC, Internet Relay Chat, a protocol used for internet chat and other communications. It facilitates communication in the form of texts. उसके बाद POP3, Post Office Protocol version 3, protocol used for receiving email from remote mail servers. remote mail servers जो अभी पहले देखा था IMAP, वो रिसीव करता था और सर्वर पे मेंटेन भी करता था। यहाँ पे रिमोटली रिसीव करते हैं और इट डज नॉट मेंटेन कॉपी ऑन अ सर्वर। उसके बाद आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस टू सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये सेंडिंग जो अभी IMAP देखा था POP3, ये रिसीव करने के लिए थे, और SMTP सेंड करने के लिए ईमेल्स। उसके बाद देखते हैं IT इनेबल्ड सर्विसेज, कौन सी IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। IT इनेबल्ड सर्विसेज also called web enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of operations which exploit information technology for improving efficiency of an organization. The most important aspect is value addition to IT enabled services. The value addition could be in the form of customer relationship management, improved database, improved look and feel. So basically डायरेक्ट इम्प्रूव्ड सर्विसेज दो फॉर्म्स है इसके, एक इनडायरेक्ट है, वेयर एज डायरेक्ट बेनिफिट्स कैन रियलाइज इमीडिएटली, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कैन ऑकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन बी हांस्ड वेरी इफेक्टिवली इफ प्लान्ड वेल अप फ्रंट। सो बेसिकली IT इनेबल्ड मतलब जैसे IoT हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई IT इनेबल्ड में आते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉपुलर IT इनेबल्ड सर्विसेज कौन से क्या है, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग हो गए, या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, डेटा सेंटर्स हो गए, या GIS मैपिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गए, या नॉलेज मैनेजमेंट एंड अचीविंग हो गए। ये सारे IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। उसके बाद देखते हैं हम करियर्स क्या है IT में, जैसे वेब डिज़ाइनर हो गए या डेवलपर जो वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं HTML PHP या CSS जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। उसके बाद होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजर हो गए जो SQL या कोई भी लैंग्वेजेस के ज़रिए डेटाबेस मैनेज करने में हमें हेल्प करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटाबेस जो है उसके लिए। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, भी एक रोल है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that the networks are watertight. They educate staff to avoid unintended disclosures to keep up to speed of with potential external threats
से बचने के लिए हमें एजुकेट करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस। उसके बाद आता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, सक्सेसफुली हैंडल करते हैं उसके जो लार्ज या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र। आफ्टर गेटिंग IT नॉलेज वन कैन एडवाइज एंड गाइड अदर्स इन इन्वेस्टिंग मनी इन वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम विद देयर कैलकुलेशंस एंड बेनिफिट्स इन फ्यूचर। उसके बाद साइबर एडवाइज़र भी हम जैसे जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसके रिलेटेड हम सबको अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेटर है, उसके बाद है गेम डेवलपर्स, ऑडियो वीडियो एडिटर्स, ये सारी की सारी है IT। उसके बाद आता है रिसेंट ट्रेंड्स इन IT, जैसे ग्रीन कंप्यूटिंग जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें आता है ग्रीन कंप्यूटिंग का काम क्या होता है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैज़ार्डस मटेरियल्स, टू मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम जो भी होता है प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी। उसके बाद आता है टू रिसाइकल बायोडिग्रेडेशन ऑफ नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री वेस्ट। ग्रीन कंप्यूटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ सिस्टम्स रेंजिंग फ्रॉम हैंडहेल्ड सिस्टम्स टू लार्ज स्केल डेटा सेंटर, जैसे हमारे मोबाइल्स हो गए या कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या कोई भी चीज़ें हो गई बड़ी वो सारी रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट्स को हम फैक्ट्री वेस्ट को सारी की सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग, जिससे हम जो भी हैज़ार्डस मटेरियल हो वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स embedded with electronic software, sensor, actuator and connectivity which enables these things to connect, collect and exchange data, creating opportunities for more direct integration of the physical world into computer based systems, resulting in efficiency improvement, economic benefits and reduced human exertions. So basically इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये हम हमारे घर में सेटअप कर सकते हैं, या अभी जो नई बाइक्स आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, उसमें सेंसर्स या सॉफ्टवेयर्स को दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि आगे टर्न है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से ह्यूमन एक्सर्शंस कम हो गया है। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज़ ए डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिस्ट एंड मोर ओवर द इंटरनेट। जैसे हम सिंपली अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। हम डेटा स्टोर करते हैं वहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करते हैं किसी भी फ़ोन से, इस तरह से। उसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स DA, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट मतलब जो भी हमारे पास डेटा होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स निकालते हैं और जो भी थेरीज या हाइपोथेसिस जो भी निकलता है वो सारी चीज़ें हम उनको बता देते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI जो सबको पता है ह्यूमन ब्रेन का यूज़ करके एक नेचुरल इंटेलिजेंस मशीन्स तैयार की जाती हैं। उसके बाद है मशीन लर्निंग मतलब ये भी इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिक मॉडल्स है, जिसे अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम का है, जो भी हम रील्स देखते हैं उसमें जो एल्गोरिदम्स या स्टैटिस्टिक्स काम करते हैं, किस तरह की रील्स हम देख सकते हैं, इस तरह से शॉर्ट्स। उसके बाद आता है बिग डेटा ब्लॉकचेन। बिग डेटा मतलब it refers to data set that are too large and complex for traditional data processing application software to adequately deal with। तो बेसिकली जो भी बिग डेटा होता है, जो भी कंपनीज होती है स्टैटिस्टिक्स या ITs की कंपनी होती है, उसमें स्टैटिस्टिकल पावर जो होता है उस डेटा में, वाइल डेटा विथ हायर कॉम्प्लेक्सिटी में लीड अ हायर फॉल्स रिकवरी रेट। तो बेसिकली उसको हैंडल करने के लिए बिग डेटा आ गया है जो। उसके बाद ये ब्लॉकचेन, इट इज़ ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स विच आर लिंक्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके जो भी लिंक आता है रिकॉर्ड्स ब्लॉक्स। इट कैन बी डिफाइंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड पब्लिक लेजर। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं
जो आईटी के ट्रेंड्स है, रिसेंट ग्रीन कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स दैट इज़ डीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद है मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है, बिग डेटा एंड ब्लॉकचेन। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।